नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड 3 एग्जाम 2022 का जो सिलेबस आया है उसमें राजस्थान की वन संपदा नाम से एक भूगोल में चैप्टर जोड़ा गया है और उसमें वन संपदा के जो नवे आंकड़े आए हैं, जो ISFR की रिपोर्ट आई है या जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है 2021-22 का, उसके अनुसार जो आंकड़े हैं वो चेंज हो गए। और प्रत्येक विद्यार्थी का एक ही सवाल रहता है कि सर नई बुक लाएं क्या सर इन आंकड़ों के लिए कोई नया कोर्स खरीदे क्या? क्योंकि हर विद्यार्थी नया कोर्स या नया बुक नहीं ला सकता, क्योंकि आप अगर पिछली बार की बुक पढ़ रहे हैं तो वही बुक आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप हर साल या हर एग्जाम में आंकड़े चेंज होंगे उसकी वजह से बुक तो नहीं ला सकते ना। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बुक नहीं ला सकते या नया कोर्स नहीं खरीद सकते, या कोई स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से पढ़ रहा है तो उनमें आंकड़े चेंज करने की आवश्यकता है। और ऐसा गलती तो मत करना कि आप पुराने आंकड़े पढ़ते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, बाकी से आपको बेटर करना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बस अपना जैसे उनको परोस दिया थाली और वो खा लेंगे, सब कुछ उनको मिल रहा है इसलिए कोर्स खरीदते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि अपन को सब कुछ मिल जाए कोर्स में और हम वहाँ से पढ़ लेंगे। तो ऐसा देखो, अगर आप जितनी मेहनत करोगे, अब ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ इनमें भी अगर विद्यार्थी अगर खुद आंकड़े इकट्ठा करता है, मतलब जो क्रोनोलॉजी में जो रिपोर्ट आई है उसमें थोड़ा कम आंकड़े हैं, इसके अलावा आपकी जो ISFR की जो रिपोर्ट है खुद की, उसमें पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, पूरे जिले वाइज कितना क्षेत्रफल है, कितना मध्यम श्रेणी के वर्ग है, जो अति सघन वन कितने हैं, खुले वन कितने हैं, झाड़ियाँ कितनी है, पूरा प्रतिशत कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी कमी हुई है, ये सब अगर आप देखते हैं तो आप इस वीडियो से या आप बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। क्योंकि एक तो आप लिखा हुआ पढ़ते हैं और एक आप खुद सर्च करके पढ़ते हैं, तो फर्क तो होगा। तो अगर आप खुद तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, जो नए आंकड़े हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, मेरे तरफ से जितना हो पाएगा। मैंने इन आंकड़ों को पढ़ा है, करेक्शन भी किया है और समझा भी है। अब आपको भी कोशिश करूंगा कि ये आंकड़े समझा पाऊँ और इनको थोड़े अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ताकि आप याद रखने में आसानी रहे आपके लिए। बाकी ये आंकड़े अगर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उनमें चेंज कर लेना, अगर आप पुरानी कोई गाइड पढ़ रहे हैं तो उनमें चेंज कर लेना। इसके अलावा अगर आप इनके पास ये मैटर आपके पास नहीं है, वन संपदा वाला आपके टॉपिक नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इसको नोट्स के टाइप से आप नोट कर लेना कॉपी में, नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की वन संपदा के जो आंकड़े, जो ISFR की रिपोर्ट आई है 2021 की जो रिपोर्ट आई है और जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2021-22, उनके आधार पर ये आंकड़े हैं और आप नोट्स में संशोधन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जो वन संपदा या राजस्थान में वन संपदा की बात करें या वनस्पति की बात करें तो इनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो एक तो आएगी इसमें वन नीतियाँ, ब्रिटिश भारत की वन नीतियाँ कौन सी है, स्वतंत्र भारत की वन नीतियाँ कौन सी है, इसके अलावा वर्तमान में कौन सी वन नीति चल रही है, राजस्थान में कौन सी वन नीति चल रही है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करेंगे, राज्य स्तर पर भी बात करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये जो वन संपदा वाला है या वन्य जीव अभ्यारण्य जो टॉपिक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। जो वन है ये समवर्ती सूची का विषय है, तो इस पे बात करेंगे। दोनों का, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, दोनों के बारे में बात करेंगे। वन नीतियों की, वनों की गणना, जो ये डाटा है ये वनों की गणना वाले चैप्टर में आएगा। तो हम एक तो वन की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे और वन की गणना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वनों का वर्गीकरण किया गया है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। प्रमुख वन संपदा ये नहीं पढ़ेंगे। वानिकी कार्यक्रम, पर्यावरण संबंधी पुरस्कार अधिनियम में प्रमुख दिवस, ये आप अलग से पढ़ लेना, या आप उन्हें पहले नोटबुक में, आपकी गाइड में या नोट्स में जहाँ भी लिखे हुए हैं वहाँ से पढ़ लेना। हम वन नीतियों की बात करेंगे और वन गणना की बात करेंगे, क्योंकि मैं बीच में वन गणना सीधा तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको पहले वन नीतियाँ बताऊँगा, उसके बाद वन गणना बताऊँगा। तो ये आपके इसमें जो लिखा हुआ है वो आपने देख लिया होगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने जो एक्स्ट्रा मुझे लगा वो मैंने नोट्स बनाए हैं, और यहाँ से मैं किस प्रकार से नोट्स बनाता हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। मैं इस प्रकार से, जैसे आपके कोई टॉपिक में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है उनको अलग से पेज में नोट्स बना के उन्हीं नोट्सों में ऐड कर लेता हूँ, जिससे क्या है नोट्स में वही चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती है और पढ़ने में आसानी रहती है। तो देखो, राजस्थान में वन संपदा में एक तो हम पढ़ेंगे भारतीय वन रिपोर्ट ISFR की जो रिपोर्ट है 2021 की, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22। तो पहली बात, शुरू से हम बात करें, ब्रिटिश भारत से हम बात करें तो भारत में वनों के विकास के लिए अगर सर्वप्रथम कोई प्रयास किया गया था तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उसके समय में 1854 ईस्वी में, कब 1854 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में पहला प्रयास था लॉर्ड डलहौजी के समय।
फिर वनों के विकास के लिए ब्रिटिश काल में अगर बात करें तो प्रथम वन नीति आई थी, वो आई थी 1894 में। 1854 से 1894 कितने साल का अंतर है? 40 साल का। कितने का अंतर है? 40 साल का। मतलब जो वन विभाग की स्थापना हुई उसके 40 साल बाद, कितने साल बाद? 40 साल बाद ब्रिटिश काल में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई। देखो, अगर आप ऐसे सन वगैरह याद करें या आंकड़े याद करें तो आप कोशिश करना इनके आंकड़ों में आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठा पाओ, जैसे रीजनिंग लगाते हैं ना तर्क, उसी प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बिठा पाओ। क्योंकि 1854 से 1894 मतलब 40 साल बाद आई, तो आपको एक डेट याद रहेगी तो आप दूसरी डेट निकाल पाओगे। अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो आपको आंकड़े अच्छे से याद होंगे। बाकी अधिकांश विद्यार्थियों को ये सवाल आता है कि सर आंकड़े याद नहीं होते। देखो, याद करना पड़ेगा, होते हैं नहीं होते ये बात अलग है, बाकी आंकड़े याद आपको करना ही पड़ेगा। तो बता दिया, वन विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में हुई थी, जबकि 1894 में ब्रिटिश भारत की प्रथम वन नीति आई थी। या पढ़ लिया आपको प्रथम वन नीति कब आई? तो 1894 में आई, जो कि ब्रिटिश काल की थी। ये अब स्वतंत्रता के बाद की बात नहीं करें, ब्रिटिश काल की बात करें। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों के लेकर प्रयास 1910 पूर्व ने जोधपुर रियासत में किया गया था। आपको पता होगा वनों के विकास हेतु योजना बनाई गई थी। आपको जैसे पता होगा कि जैसे एक तो ब्रिटिश भारत हुआ करता था और बाकी रियासतें हुआ करती थी। जैसे जोधपुर रियासत अपना एक अलग देश हुआ करता था जोधपुर नाम से। तो ये जोधपुर रियासत ने या जोधपुर देश ने पहली बार 1910 में वनों के विकास हेतु योजना बनाई थी। अगर प्रथम वन संरक्षण कानून की बात करें ब्रिटिश भारत में तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया। मतलब प्रथम वनों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाने का कार्य है वो करने वाले थे ब्रिटिश भारत के। 1927 में कानून बना, प्रथम वन संरक्षण कानून। राजस्थान में बात करें तो 1935 ईस्वी में अलवर रियासत में वन संरक्षण कानून बनाया गया। अब कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज मत होना कि कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण कानून बनाया, तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि 1910 में प्रयास किया था लेकिन वन संरक्षण कानून अलवर ने बनाया था। लेकिन अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न की ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का प्रश्न आया है, कौन सा ऑप्शन है। तो ध्यान रख लेना, सर्वप्रथम वनों के संबंध में प्रयास किसने किया? राजस्थान में जोधपुर ने। कब गया? 1910 में। जबकि उसके 25 साल बाद 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम अलवर रियासत में वन संरक्षण कानून बनाया गया। जबकि ब्रिटिश भारत का या भारत के संदर्भ में बात करें तो 1927 में ब्रिटिश सरकार का वन संरक्षण कानून आया था, प्रथम वन संरक्षण कानून। अब बात करें हम स्वतंत्रता के पश्चात, देश की आज़ादी के पश्चात अगर बात करें तो राजस्थान में 1949 में वन विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1949 में, स्वतंत्रता के 2 साल बाद 1949 ईस्वी में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति लाई गई। मैंने वही बताई थी, ब्रिटिश भारत की प्रथम वन नीति कब आई? तो 1894 ईस्वी में। जबकि 1852 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई थी। जो आज़ाद भारत है या जो स्वतंत्र भारत है उसकी प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। और इस वन नीति में कहा गया था कि राज्य क्षेत्र का 33% जो वन क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए। मतलब राज्य क्षेत्र का जो जितने भी राज्य है उनमें 33% वन होने चाहिए। जबकि अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ 60 से 65% वन होने चाहिए। और जो मैदानी भाग है वहाँ 20 से 25% वन क्षेत्र होना चाहिए। मतलब इस वन नीति में कहा गया, और जो नवीनतम वन नीति आई है उसमें भी यही कहा गया कि 33% वन क्षेत्र जो राज्य क्षेत्र है उसका, मतलब सिंपल जो एरिया उसमें 33% वन, पर्वतीय क्षेत्र में 60 से 65% वन और मैदानी क्षेत्र में वो 20 से 25% वन क्षेत्र अनिवार्य है। मतलब पूरा राज्य क्षेत्र का 33% और 60 से 65% पर्वतीय क्षेत्र में और 20 से 25% वन क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में होना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में राजस्थान राज्य का वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1952 में वन नीति आई थी, उसके बाद 1953 में राजस्थान राज्य का वन संरक्षण जो अधिनियम है वो 1953 में बनाया गया। पहले राज्य ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। जो वनों पर कानून बनाना, वनों के संरक्षण संबंधी अधिनियम बनाना, वन नीति लागू करना, ये सब कार्य वनों के जितने भी विकास है उनका कार्य हो वो आपके राज्य सरकार का हुआ करता था। जो स्वतंत्र देश जो आज़ाद हुआ उस समय जो संविधान बनाया गया उसमें इसे राज्य सूची में शामिल किया गया। जो शिक्षा भी थी यह भी राज्य सूची का विषय था, जबकि जो वनों से संबंधित जो जितने भी कानून है वो राज्य सूची का विषय था। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, उसमें वन एवं वन्य जीव विषय है उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब पहले राज्य सूची हुआ था, अब समवर्ती सूची में। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी है, आरटी 2009 पढ़ी है, और अगर आपके सिलेबस में आरटी 2009 है तो अगर आप आरटी 2009 पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
आपकी शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, और ये बहुत बार ईटी में प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रख लेना, कॉम्बिनेशन करना आपको। वहां पे भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, यहाँ भी वन एवं वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व में भाग 4A का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें 48A में जोड़ा गया, और इसके अलावा जो मूल कर्तव्य 51A उसमें भी इसे जोड़ा गया। मतलब इससे संबंधित कौन कौन सी संशोधन किए गए आप उसमें भी पढ़ते हो, जैसे आपने 21A पढ़ते हो, 51A का के पढ़ते हो या 11वां पढ़ते हो, इसी प्रकार इसमें भी 48A और 51A में जो नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो भारत सरकार की जो नवीनतम वन नीति, पहली वन नीति कब आई 1952 में, नवीनतम जो वन नीति चल रही है वो 1988 की चल रही है, 1988 की जो नवीनतम वन नीति है वो चल रही है। अब नई वन नीति कब आती है ये पता नहीं है अभी, नवीनतम जो वन नीति चल रही है 1988 के। अब आपको पूछ ले कि नवीनतम वन नीति के अनुसार कितना भाग पर वन होने चाहिए, तो 33%, पर्वतीय क्षेत्र में 60 से 65 और 20 से 25 यही चल रहा है। अब बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य की पहली वन नीति आई थी 17 फरवरी 2010 को, कहीं कहीं लिखा है 17 फरवरी, कहीं 18 फरवरी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 17 या 18 फरवरी के आसपास है। आपको इतनी एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाएगी अगर 17 फरवरी ऑप्शन होगा या 18 फरवरी ऑप्शन होगा। तो राजस्थान राज्य की वन नीति है 17 फरवरी 2010 को आई थी। राज्य वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% भाग वन होने चाहिए। जो राज्य की वन नीति आई उसमें कहा गया, जो राष्ट्र की वन नीति आई उसमें तो कहा गया कि 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन जो राज्य नीति आई उसमें कहा गया कि 20% भाग पर वन होना चाहिए। अब 4 मार्च 2014 को राजस्थान में राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 लागू किया गया। जो राजस्थान वन अधिनियम 2014 के नाम से संशोधित अधिनियम लागू किया गया है। अभी जो वर्तमान में संशोधित अधिनियम चल रहा है वनों के संरक्षण से संबंधित वो अधिनियम है, 2014 में संशोधित किया हुआ अधिनियम अभी चल रहा है, जो कब किया गया 4 मार्च 2014 को संशोधित किया गया। राज्य की जो प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी, इको टूरिज्म पॉलिसी का मतलब होता है जो आपके वन और वन्य जो क्षेत्र होते हैं उनमें आपको टूरिस्ट को बढ़ावा देना और आपको इससे राजस्व की प्राप्ति करना, ये इसका उद्देश्य होता है इको टूरिज्म पॉलिसी का। और इको टूरिज्म पॉलिसी जो आई थी, पहली इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी वो 4 फरवरी 2010 को लागू की गई। कब की गई? 4 फरवरी 2010 को इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई राज्य की पहली। वर्तमान में तो राज्य की जो नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी आई है वो अभी आई है जुलाई 2021 में। जो पिछले साल जुलाई 2021 है, उससे पहले दिसंबर 2020 में भी राज्य टूरिज्म पॉलिसी आई थी, लेकिन जुलाई 2021 में नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई, जिसका उद्देश्य था टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब राजस्व की प्राप्ति करना। आफ्टर कंजर्विंग नेचुरल एरियाज, जो प्राकृतिक एरिया है उनको कंजर्व संरक्षण प्रदान करके और अट्रैक्टिंग टूरिज्म, मतलब पर्यटन को आकर्षित करके, मतलब पर्यटन वाले क्षेत्र को, वो जो पर्यटक होते हैं बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटक होते हैं उनको आकर्षित करना, और इससे क्या होता है इकोनॉमिक यानी मतलब राजस्व की प्राप्ति करना या आर्थिक लाभ प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत कहा गया था कि 3 जो नेशनल पार्क है, 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है, 3 टाइगर रिजर्व है, अभी वर्तमान में 4 हो चुके हैं लेकिन उस समय 3 ही थे। तो 3 टाइगर नेशनल प्रोजेक्ट नेशनल पार्क, 3 टाइगर रिजर्व है, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 रामसर साइट है और चौकदर संरक्षण क्षेत्र है या कंजर्वेशन रिजर्व है। ये इसमें कहा गया था इको टूरिज्म पॉलिसी से। कब आई थी? जुलाई 2021 में, ये आपको ध्यान में रख लेना। इसके बाद हम बात करें अगर भारतीय संदर्भ में, तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में। इसमें भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बनाया गया एक तो, और एक बनाया गया भारतीय वनस्पति अनुसंधान। एक तो वनों से संबंधित, एक वनस्पति संबंधित अनुसंधान संस्थान बनाए गए थे। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बनाया गया था उसका कार्यालय देहरादून, और जो भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना लखनऊ में की गई। और कब की गई? तो 1981 में। जो 80 में आई थी भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 80 के बाद 1981 आई, उसमें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इन दोनों की स्थापना की गई। और जो अभी वर्तमान में जो आप पढ़ेंगे भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ही समय में। तो भारतीय जो वन रिपोर्ट जारी करता है वो भारतीय जो देहरादून भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून वाला है, उसी की एक कार्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। उसका एक विभाग है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जो कि द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार आधारित भारतीय वन रिपोर्ट तैयार करता है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। कहाँ कहाँ है? तो शिमला, कोलकाता, बेंगलुरु और नागपुर, ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
आपके राजस्थान जीके में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा ये कार्यालय वगैरह, लेकिन आप ध्यान रखना भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून है जो द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन रिपोर्ट जारी करता है, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, बेंगलुरु और नागपुर। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट कब जारी की गई? अब आप प्रश्न पूछोगे कि सर अभी जो वर्तमान में वन रिपोर्ट आई है और द्विवार्षिक आधार पर आ रही है, तो ये पहली कब आई थी? तो पहली जो तैयार की गई थी वो 1987 में तैयार की गई थी, लेकिन आई थी ये वो 1989 में आई थी। प्रकाशन कब हुआ? तो भारतीय वन रिपोर्ट का प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन है वो 1989 में हुआ, जबकि आई कब थी, बनाई कब की? 1987 में बनाई गई थी पहली, और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अब 1989 में बनाई गई, अभी चल रहा है 2022, जो जनवरी में आई थी 13 जनवरी के आसपास। तो 89 से 2022, इसका मतलब आपके कितने साल हो गए? 33-34 साल का हो गया। तो 33-34 साल में मतलब कितनी आएगी? अभी 17वीं आएगी। कितनी आएगी? 17वीं। ये भी ध्यान रखना, आपको याद रख लेना। अगर डेट याद नहीं रहे पहली की तो आप ऐसे करना, 2022 में से आप 17वीं आई है अभी, तो आप इसमें 34 साल या 33 साल घटा के देखना, तो ये आ जाएगी 1989। तो इस प्रकार आप याद करना। तो भारतीय वन रिपोर्ट पहली कब आई थी? जारी कौन करता है? तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है भारत सरकार का, वो इसको जारी करता है। अब बात कर लेते हैं इस वन रिपोर्ट की। इस वन रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या वन रिपोर्ट में आई है, तो इसमें बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो जो 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट आई है, पिछली बार 2019 में आई थी 16वीं, अब आई है 17वीं। तो 17वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट आई है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। कब जारी की गई? 13 जनवरी 2022 को। किसने जारी की? तो जो केंद्र का, सेंटर की लेवल की आती है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उसके द्वारा जारी की गई। बनाता कौन है इसको? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, उसको जो बनाने वाला है वो FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है, फॉरेस्ट सर्वे, वन सर्वेक्षण विभाग जो है भारत सरकार का, वो इसको, उसके द्वारा यह तैयार की गई है। किस पर आधारित है? मतलब ये आपके वन रिपोर्ट किस पर आधारित है? ये उपग्रह से, इसके आंकड़े कहाँ से लिए जाते हैं? तो उपग्रह से लिए जाते हैं। तो ये उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट टू लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली पर आधारित है। मतलब जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है वो रिसोर्स सेट टू लिस्ट थर्ड, रिसोर्स सेट टू, ये उपग्रह का नाम है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। रिसोर्स सेट टू लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली पर आधारित है। भारतीय जो वन रिपोर्ट आई है 2021 में 17वीं, वो पहली बार, इस रिपोर्ट में क्या नया है? मतलब कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी जनसंख्या आती है, पिछली बार आपने जनसंख्या भी 2011 की जो आई थी उसमें पढ़ा होगा, मतलब कुछ चीजें नई नई ऐड होती है, उसमें कुछ नई गणनाएं होती है। तो भारतीय जो वन रिपोर्ट आई है उसमें पहली बार जो टाइगर कॉरिडोर बने हुए हैं, जो टाइगर रिजर्व है, और गिर के जो जंगल, ऐसे शहर में जो वन आवरण है उसका भी आंकलन किया गया है। पहले इसका आंकलन नहीं होता था, लेकिन अब की बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व है और जो गिर के जंगल है उनमें भी वन जो आवरण है उसका आंकलन किया गया है। अब इसका राजस्थान की अगर बात करें संदर्भ में, मैं आपको करेक्शन वाले भी बाद में बता दूंगा, पहले आपके जो आंकड़े लिखे हुए आप एक बार ये देख लो, उसके बाद हम करेक्शन वाले पढ़ेंगे। तो राज्य का कुल अभिलेखित वन कितना है? तो कुल अभिलेखित मतलब अभी जो रिकॉर्ड में, एक तो आपके कागजों में जो अभिलेखित वन होता है, रिकॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन वॉश, अभिलेखित वन को ग्रीन वॉश भी बोला जाता है। तो राज्य का जो कुल अभिलेखित वन है या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, मतलब आपके जंगल क्षेत्र या वन क्षेत्र कितना है राजस्थान में, ये आपकी कितना है? तो ये है 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर। ये इस आंकड़े में अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें नहीं आया है, ये प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है राज्य सरकार का 2021-22 का, उसमें आया गया। तो 32,864.62, याद रखना 32,864.62। अपना पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 34/39, 3,42,239। अगर आप इसका 10% निकालें तो 34,223 होता है। ये इससे कम है, इसका मतलब कितना कम है? 0.40% कम है। मतलब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये 9.60%, मतलब 9.60%, 9.60 या 9.60 बोल सकते हैं, 9.60% इसका है। मतलब अगर 10% करते हैं तो 34,223, मतलब 34,223 हो जाता, लेकिन ये कम है थोड़ा सा। कितना कम है? तो 0.40% कम है। तो 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर है ये राज्य का कुल अभिलेखित वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। समझना इस टॉपिक को। राज्य का कुल वनावरण कितना है? मतलब राज्य का कुल वनावरण। अब देखो, अभिलेखित क्षेत्र तो आ गया, अब इसमें एक तो होता है वनावरण, एक होता है वृक्षारोपण। एक तो क्या होता है? वनावरण, एक होता है वृक्षावरण। तो राज्य का जो कुल वनावरण है वो है 16,655 किलोमीटर स्क्वायर।
जिसका अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो वनावरण क्षेत्र और वृक्षावरण क्षेत्र क्या होता है, तो अगर 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व 10% से अधिक है, मतलब 1 हेक्टेयर से ऐसा अधिक क्षेत्र है जहां पे वृक्ष जो घनत्व है, वृक्षों का घनत्व जो कैनोपी है वो 10% से अधिक है, मतलब जहां 10% से अधिक वृक्ष घनत्व है तो वहां तो होगा वनावरण। अगर वृक्ष घनत्व 10% से कम है, मतलब आपके 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है जहां वृक्ष घनत्व है वो 10% से कम है, तो आप वृक्षावरण समझ सकते हैं। मतलब सीधे सीधा है ना, मारवाड़ी में बोला ना कि भाई जो क्या बोलते हैं इसको, विरल है ना, वो तो होते हैं वृक्षावरण, और जो सघन है वो क्या होते हैं, वनावरण। मतलब 10% से अधिक घनत्व है तो आपके वनावरण, और 10% से कम है तो वृक्षावरण, ये ध्यान रख लेना। तो राज्य का वनावरण जो है वो कितना है, 16,655 किलोमीटर स्क्वायर या 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना, देखना ये 5566116655 ये डाटा ऐसे याद करने का आपको, ऐसे 16,655 वर्त रखना, 16655 इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं आप। बाकी एग्जैक्ट आप 0.96 है तो आप याद रख लेना। अभिलेखित वन का अंतर्गत वनावरण कितना है, एक तो होता है जो मैंने बताया अभिलेखित वन है, उसके अंतर्गत आता है कुछ क्षेत्र बाहर का भी आता है, तो वन अभिलेखित जो है उसमें से जो अंतर्गत वनावरण है वो 12,560 किलोमीटर स्क्वायर, और उसके बाहर कितना है तो 4,095, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 16,655 आ जाएगा। 12,560 किलोमीटर तो वन अभिलेखित वन है, उसके अंतर्गत वनावरण है, और अभिलेखित वन या ग्रीन वॉच के जो बाहर वनावरण है वो 4,095 किलोमीटर। ठीक है। राज्य का वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण है वो 8,733 किलोमीटर। याद रखना, आप देखो ये 16,655, ये 8,733, 8 दूनी 16, 33 के आगे 55, डाटा ये याद होगा, बीच में 8 के बाद 7 लेना है, कुछ नहीं लेना, तो 8,733 इस प्रकार आप डाटा याद करो। मतलब ये 16,655 है, यहाँ पे कितना आएगा वृक्षावरण में 33 आएगा, 55 की जगह कितना हो गया 3, यहाँ 16 है तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा 8, और 6 से 1 बढ़ा दो 7, 6 + 1 रीजनिंग में करते हैं ना, +1 कितना हो गया 7, इसका भाग 2, और यहाँ 55 में से 22 घटा दो, या 55 की जगह 5 की जगह -2 कर दो आप, तो बस सिंपल सा है। इस प्रकार आप आंकड़े याद कर लेना, आपके हिसाब से आप अलग ट्रिक भी बना सकते हैं। तो राज्य का कुल वनावरण या वृक्षावरण कितना है, अब टोटल कितना हो गया, तो 16,655 तो वो हो गया, और 8,733 ये हो गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 25,388। अगर एग्जैक्ट डाटा आप बात करें तो 25,387.96 आएंगे, वही 96 वाला आंकड़ा चल रहा है, लेकिन अगर कुल की बात करें तो 25,388। वापस देख लो, 55 और 33 कितना हो गया 88। अब इनमें से अब आपको 1-2 आंकड़े कोई भी याद है तो आप तीसरा आंकड़ा अपने आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दोनों आंकड़े याद हो गए तो आप कुल ये आंकड़ा अपने आप निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वनावरण का और वृक्षावरण का अलग है, अगर वनावरण याद हो रहा है और कुल याद हो रहा है तो आप वृक्षावरण निकालोगे। कोई भी 2 आंकड़े याद कर लो, थोड़ी बहुत मैथ की कैलकुलेशन घटाना तो आता होगा, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब जो वृक्षावरण और वनावरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है। कितना है ये डाटा याद रखना, 7.42%। ये 7.42% है, ये कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का जो भौगोलिक क्षेत्र का जो आंकड़ा है, मतलब अपना जो 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका 7.42% है। अब अगर बात करें प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर बात करें कि प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण या वृक्षावरण कितना है, मतलब एक व्यक्ति ने कितना वनावरण या वृक्षावरण कर रखा है, इस पर बात करें तो ये है 0.037 हेक्टर, 0.037 हेक्टर। ये मतलब एक व्यक्ति ने इतना ही 0.037 हेक्टर वृक्षारोपण या वनावरण कर रखा है। अब ये 2 आंकड़े हैं जो आपके, आप अगर फरवरी की जो क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, जो फरवरी महीने की आई है, उसमें आप पढ़ोगे कार्बन स्टॉक और बांस संस्थान क्या है। ज़्यादा बड़े आंकड़े याद नहीं रखना, ये कार्बन स्टॉक वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये प्रतिशत ध्यान रख लेना आप। राजस्थान के वनों का कुल कार्बन स्टॉक, मतलब जो राजस्थान में जो वन है वनों से क्या होता है, कार्बन का स्टॉक होता है वनों में, तो कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो जो वनों का कार्बन स्टॉक है वो 110.77 मिलियन टन है, जो कि अगर CO2 में बात करें तो 406.16 मिलियन टन है, CO2 के बराबर है। जो देश में कुल कार्बन स्टॉक का 1.54% है, मतलब देश में जो पूरा कार्बन स्टॉक है उसका 1.54% राजस्थान में है। अगर बांस संस्थान की बात करें तो राज्य के अभिलेखित वन क्षेत्र में बांस धारण करने के लिए 1555 वर्ग किलोमीटर,
देश के कुल बांस क्षेत्र का 1.04%, मतलब अपने जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है उसमें बांस धारण करने के लिए जो क्षेत्र है वो 1555 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान में बांस कलम की संख्या कितनी है, तो 382 मिलियन, जबकि कुल बांस कलम, कलम का मतलब होता है ये जो बांस वाले होते हैं ना डंडी, उसकी बात है, तो 0.72%, कुल बांस कलम का 0.72%। राज्य में बांस का कुल हरित भार कितना है, तो 2640 मीट्रिक टन है, जबकि देश के बांस के कुल हरित भार का 0.66% है। ये बाकी आंकड़े आपको याद नहीं रखना, एक तो कुल कार्बन स्टॉक का याद रखना, एक 1555 किलोमीटर या 1.04%, ये याद रख लेना। कार्बन स्टॉक बांस सेशन आपके मेरे फरवरी के जो जीके है आप उसको क्रोनोलॉजी में आपको या करंट में आपको वहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ आप पढ़ लेना इन चीज़ों को। बाकी ये वापस आपको वन रिपोर्ट जो फरवरी वाली है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको लगभग चीज़ें कवर करवा दी है। अब हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा मैंने बीच में छोड़ दिया था वो आपको अब बता देता हूँ। ये आपके इसमें ये ऊपर वाली बातें यही है। यहाँ पे 2020 है, आपको नहीं है जो जुलाई 2022 में आई है, यहाँ आप कलेक्शन कर लेना, जो जुलाई 2022 यहाँ लिख लेना आप इसकी जगह, और आपके ये 18 फरवरी की जगह 17 फरवरी लिख लेना आप, 18 या 17 दोनों है। अब वनों की जो गणना की गई है वो अब मैंने बता दी 2 वर्ष में की जाती है, 70वीं है। इसमें जो वनों के बारे में बताया गया है कौन कौन से वन है, कितना कितना प्रतिशत है, ये बताया गया वनावरण में। तो ये आप डाटा देखना है। एक तो देखो, एक तो अति सघन वन होते हैं जिसे बोलते हैं वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट या वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF। मध्यम सघन वन को बोलते हैं MDF, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और खुले वन को बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, और झाड़ियों को बोलते हैं स्क्रब। ठीक है। अब इसमें जो राजस्थान में वनावरण है वो अति सघन वन कितने हैं, तो अति सघन वन है वो कम है, 78.15 किलोमीटर स्क्वायर में ही अति सघन वन है, मतलब बहुत ज़्यादा सघन वन है वो केवल 78.15 किलोमीटर स्क्वायर में भी है ही है। और ये आपकी जो कुल क्षेत्रफल है उसका 0.02% है। कितना है, 0.02%। वनों की बात कर रहा हूँ, वृक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, शांत से सुनना। अति सघन वन है वो कितने, तो 78.15 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है केवल। अगर बात करें मध्यम सघन वन की, तो राजस्थान में मध्यम सघन वन है वो 4378.65 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 1.28% है। 4378.65 किलोमीटर स्क्वायर, जो 1.28% है। इसमें खुले वन की बात करें तो 12208.16 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 3.57% है। टोटल अगर मिला के बात करें तो ये 16654.96 हो रहा है, और यहाँ हो रहा है 4.87%। कितना हो रहा है, 4.87%, टोटल 4.87%। अगर झाड़ी की बात करें, स्क्रब की बात करें, तो ये 4858.51 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 1.41% है। तो आप एक तो ये आंकड़ा याद रख लेना झाड़ी वाला, क्योंकि झाड़ी वाला पूछा जाएगा। इसमें तो आपको बड़े आंकड़े पूछे, ये कुल याद रख लेना और ये झाड़ी वाला याद रख लेना, ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता। एक इतना ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खुले वन 12208.16 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले हुए हैं। झाड़ी वाला आंकड़ों में 4808.51 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 1.41% भौगोलिक क्षेत्र का है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं नोट्सों में ही बात कर लेते हैं सीधा। मैंने नोट्स में ही खुद की नोट्स में अपने जो स्प्रिंग बोर्ड के मेरे पास नोट्स है उनमें इस डाटा को चेंज कर लिया है, और कुछ चीज़ें नहीं थी वो ऐड कर लिया। देखो, मैंने ये बता दिया भूपेंद्र यादव ने जारी की है। जारी कौन करता है, तो FSI जारी करता है। ISFR रिपोर्ट है 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। अब इसमें दो बात करेंगे, 70वीं के अनुसार कुल जो वन क्षेत्र की बात करेंगे और वृक्षों की भी बात करेंगे, तो कुल कितना प्रतिशत है, तो मैंने आपको बता दिया 7.42 मतलब 7.42% क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये आपके राजस्थान में वन क्षेत्र है। अब कितना किलोमीटर है, तो 25,387.9 याद रख सकते हैं, या आप 25,388, सीधा 25,388 मैंने अभी बताया था ना, वही आंकड़ा है 388 याद रख सकते हैं, जिसमें 16,654.96 तो आपके हो गया वनावरण, और 8,733 हो गया, वो हो गया वृक्षावरण। अब इसमें वन आच्छादित कितना है और वृक्ष आच्छादित कितना है, तो आपको देखा होगा 16,754.96 किलोमीटर स्क्वायर या 16,655 है, वो तो आपके है वन आच्छादित फॉरेस्ट कवर्ड, जो 4.87% है। जबकि जो 8,733 किलोमीटर से है वो 2.55% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, वो है 8,733 किलोमीटर स्क्वायर जो वृक्षाच्छादित है। मतलब टोटल कितना हो गया, 8,733, 16,655 कितना होगा, 25,388 हो गया। तो ये आंकड़ा आपकी याद रख लेना। वृक्षाच्छादित कितना है, तो 16,655 जो 4.87 या 4.87%। जबकि वृक्षाच्छादित की बात करें तो 2.55% है, 8,733 किलोमीटर स्क्वायर। दो आंकड़े तो आपको ये ध्यान रखने हैं।
अब मेन चीज तो यह आती है, अब ये आएगी कि आपको क्षेत्रफल के अनुसार पूछेंगे कि कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ सर्वाधिक वन है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है। जो आप जनसंख्या में जो आंकड़े पढ़ेंगे वही आप आंकड़े आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, किस में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, किस में ज़्यादा कमी हो रही है, ये चीज़ें आप इसमें आपके ध्यान में रखने हैं। तो आप इनको पहले तो करेक्शन कर लेना, इनमें जो मैंने जो काट काट के लिखे हैं, जो पुराने आंकड़े हैं उससे आप करेक्शन कर लेना, और जो हाईलाइट किए हुए हैं वही आंकड़े हैं। तो अब देखो, अब बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे सर्वाधिक वनों की, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पे। बाद में हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन कहाँ पे। तो सर्वाधिक वनों की बात करें तो हर विद्यार्थी की जुबान पे एक के नाम है उदयपुर। सर्वाधिक वन कहाँ पे, उदयपुर। दूसरा स्थान अलवर का है, तीसरा स्थान प्रतापगढ़ का है, चौथा स्थान बारां का है, यहाँ एस नहीं लिखा है, 12 है, बी है यह। पहला स्थान उदयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा बारां। अब इनका देखो क्षेत्रफल किलोमीटर याद रहे या नहीं रहे, आपको ये डाटा, आपको ये जिले याद होने चाहिए कि कौन से जिले का किस क्रम पे है। अब अगर मान लो देखो कुछ परीक्षाओं में एग्जाम में इसे डाटा भी पूछे जा रहे हैं, तो अगर डाटा पूछे जाते हैं तो आपके लिए कभी भी तरीकों से आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि सामने जनसंख्या लिखी हुई थी और या कोई आंकड़े लिखे हुए थे और ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसमें क्या, अगर आपको ये चारों का क्रम याद है और सामने डाटा लिखे हुए हैं, तो आप उन डाटा को इससे मिलान कर सकते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा डाटा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। अगर चारों को अगर सुमेलित करने वाला प्रश्न आएगा, सीधा ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि अलवर में कितना क्षेत्रफल, किलोमीटर क्षेत्रफल है, ऐसा वन में नहीं आता। अगर सुमेलित करने वाला प्रश्न आता जाता है तो आप इसे मिलान कर सकते हैं कि भाई इसका इतना है, इसका इतना, सबसे ज़्यादा इसका, सबसे कम इसका। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इधर से भी पूछा जाए तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार तो सर्वाधिक किसका है, उदयपुर का, फिर अलवर का, फिर प्रतापगढ़ का, फिर बारां का। अगर प्रतिशत के अनुसार बात करें तो पहला आप इसमें सीधा याद रखना यूपीएससी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। यहाँ उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां था, यहाँ उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। इसका है 23.49%, इसका है 23.24%, इसका 17.49%, इसका 15.28, मतलब 23.49, 23.24। ये तो कॉमन सा है। अगर आप याद करने की कोशिश भी करते हो तो इसमें 0.25 कम है, ये याद रख लेना। यहाँ 17.49 है और यहाँ 15.28 है। इधर याद करें तो 2753.39 किलोमीटर स्क्वायर, 1195, मतलब आप देखोगे यहाँ उदयपुर का जो वन क्षेत्र है वो इन दोनों तीनों के वन क्षेत्र का लगभग 2.5 गुना के आसपास है। तो आप देखो इन तीनों का जोड़ के भी इतना हो रहा है, थोड़ा 2.5 गुना के आसपास हो रहा है। देखो मतलब इन आप एक का 2.5 गुना, या ऐसे मान सकते हैं आप, अगर तीनों से थोड़ा सा ही कम बचा है उदयपुर का, मतलब इन दो से तो ज़्यादा है। तो उदयपुर का, फिर अलवर का 1195.91, 1033.77, 1010.05। एक बार देख लेना, आंकड़े दिमाग में रह जाएंगे। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, इसको तो आप देखो याद करने का एक ट्रिक है, इसको तो याद करने की आपकी ट्रिक है यूपीएससी, अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही और कलवर। इनको मैं आपको देखो बता देता हूँ। आप देखिए ये मैं मैप लाया हूँ, यहाँ पे आप जो ये मैप अपना, पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान उदयपुर का, उसके बाद अलवर का दूसरा स्थान, तीसरा स्थान प्रतापगढ़ का, चौथा स्थान बारां का। अब इसको इन मिलाओ, सॉरी गलती से मिल गया, अब देखा होगा आपने मोबाइल का पासवर्ड इस प्रकार का, मेरा तो पासवर्ड ही यही है, स्क्रीन लॉक भी ये है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। हम जो पहले आप स्क्रीन लॉक लगाते हो ना, उसमें आप इस प्रकार लगाते हो, इस प्रकार याद रखना, उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर बारां। यही उल्टा जो उल्टा एन बन रहा है, यही आपके ये जो क्षेत्रफल के आधार पर जो वन सर्वाधिक वन कहाँ पे है, तो उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बारां में। अगर आप दिमाग में एक मैप से, डायग्राम से अगर याद रखते हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करें तो ये क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। अब बात करें न्यूनतम वन कहाँ पे, तो न्यूनतम वन की बात करें तो ये भी आपको सबको पता है कि सर्वाधिक कम वन कहाँ पे है, तो चूरू में, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर कितना कितना है, तो केवल मात्र 77 किलोमीटर चूरू में, आपके हनुमानगढ़ में 92 किलोमीटर स्क्वायर, जोधपुर में 109.25 किलोमीटर और 115 किलोमीटर है गंगानगर में। स्वतंत्र 92, 109 और 115, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर।
अगर बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर, अब देखो ये प्रतिशत किसका निकाला गया है, ये मैंने बताना भूल गया। ये प्रतिशत है जो जितने जिले का क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत निकाला हुआ है, मतलब पूरे जिले का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है ये निकाला गया है इसमें। तो 0.48% तो जोधपुर का है, क्योंकि जोधपुर का सबसे कम केस क्यों हुआ, क्योंकि जोधपुर का एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे 1 होगा, तो एरिया में से 1 निकालते हैं तो प्रतिशत निकालेंगे, जोधपुर का कम आएगा और चूरू का थोड़ा सा जोधपुर से ज़्यादा आएगा। तो सबसे कम किसका है, तो जोधपुर का प्रतिशत के आधार पर, फिर चूरू का, फिर जैसलमेर का, फिर बीकानेर का। मतलब जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, याद रखना, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। और हनुमानगढ़ और नागौर का है 0.96, दोनों का बराबर है। 5 नंबर पे आ रहे हैं हनुमानगढ़ और नागौर। यह आपको याद नहीं रखना, 5वां आंकड़ा है, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने मेरा आंकड़ा लिखा है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का लिख सकते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा इस प्रश्न, लेकिन मैंने लिखा है कि हनुमानगढ़ और नागौर का बराबर है। हाँ, यह पूछा जा सकता है प्रतिशत के आधार पर किन 2 इलाकों का या किन 2 जिलों का 1 बराबर है प्रतिशत के आधार पर, या 0.96% है हनुमानगढ़ में भी और नागौर में भी बराबर आंकड़े हैं। 5 नंबर पे आ रहे हैं। तो पहला जोधपुर, दूसरा चूरू, तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर। अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो पहला चूरू, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा जोधपुर, चौथा गंगानगर। मतलब ऊपर वाले 2 इलाके हैं, यहाँ चूरू जोधपुर है। इधर देखो, पहला जोधपुर है, दूसरा चूरू है, तीसरा जैसलमेर है, चौथा बीकानेर है, 5वां हनुमानगढ़ और नागौर है। अगर आपको मैप में बात करें तो मैप से आपके दिमाग में रह जाएगा, मैं मैप से आपको बता देता हूँ। अभी हम जो एन बना रहे थे, यहाँ आपको क्या बनाना है, यहाँ आपको उल्टा एन बनाना है। यहाँ से देखो, ये चूरू, ये हनुमानगढ़, ये आपके जोधपुर और ये आपके गंगानगर। तो आपको कुछ नहीं करना, ये उल्टा एन बनाना है। पहले यहाँ बना रहे थे हम, जो यहाँ पे उदयपुर वाला बना रहे थे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। यहाँ आपको चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर, ये आपको बनाना है। ये आपकी क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। अब अगर बात करें किसके अनुसार, तो अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ का है, जोधपुर का, फिर चूरू का, फिर जैसलमेर का, फिर बीकानेर का और फिर हनुमानगढ़ और नागौर का बराबर है आपके। तो हनुमानगढ़ नागौर को छोड़ दो, आप 4 आंकड़े याद रख लो, क्यों ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, सुमेलित करने वाला प्रश्न आएगा तो 4 का आएगा। अगर आंकड़े दिए हुए 5 का आंकड़े नहीं आते, 4 के पूछे जाते हैं। तो आपके पहले सबसे प्रतिशत के आधार पर जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, ये आपको उल्टा है यहाँ पे बन रहा है। तो वहाँ पे तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, वहां तो ये ऐसा हो रहा था कि यहाँ जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, इस प्रकार याद रख सकते हैं। सीधा सा है, सिंपल सा है। अगर याद रखना चाहो तो यहाँ पे आपके मैंने 4 आंकड़े बताए आपको। तो आपकी देखो, उदयपुर, अलवर, ये उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां, एक तो ये हो गया। अगर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश क्या, उदयपुर, गलती, हाँ, यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, ऐसे याद रख लेना। सी का के का करौली, सी उतना ही होता है, करौली का के होता है, मेरे को पता है, लेकिन आपको यूपीएससी ऐसे याद रख लेना। सी का मतलब करौली, आप समझना है, ये ध्यान रखना। अगर अब बात करें इधर की, सबसे कम कहाँ पे, तो सबसे कम है आपकी चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर, ये हो गया याद। अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, ये हो गया। आप मैप में से डायग्राम बना के 1-2 बार करना, आप आराम से याद हो जाएगा। तो ये दोनों आंकड़े हो गए। इसके बाद बात करें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR आई है 2021 की, उसमें राजस्थान में कितने किलोमीटर की वन आच्छादित जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्शाई गई है, तो वो है 25.45 किलोमीटर। क्योंकि आपको पता होगा जो पिछला आंकड़ा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, जो पिछला आंकड़ा था वो था 16,629.51। यहाँ पे जो पूरा आंकड़ा नहीं लिखा है, 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर, ये पिछला आंकड़ा है। अब की बार जो आंकड़ा है वो 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप इसमें से नए आंकड़े में से पुराना आंकड़ा घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि 25.45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है वो आपके वनावरण में बढ़ा है। अब कुछ जगह आपको ये लिखा होगा, यहाँ वृक्षाच्छादित लिखा हुआ है, वो गलती से लिख दिया है, उसको ध्यान रखना। वनाच्छादित है, वृक्षाच्छादित में वृद्धि हुई है वो 621 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है,
ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर अक्ष एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए तो 621 किलोमीटर स्क्वायर की वृक्ष आच्छादित में वृद्धि हुई है, जबकि वन आच्छादित में वृद्धि हुई है वो हुई है 25.45 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है, राजस्थान में झाड़ी वन मैंने बता दिया 4808.51 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.41% है। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले, मतलब झाड़ियों की भी गणना होती है, यहाँ पे झाड़ी वनों की भी गणना होती है, और जो आप बिल्कुल हर जिले की झाड़ी बनाते हैं उसमें मैंने से इकट्ठा किया है ये आंकड़े। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले कौन से हैं, तो पाली, करौली, जयपुर, सिरोही। कौन कौन से हैं, पहला पाली, दूसरा करौली, जयपुर, सिरोही। और अगर न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिले की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर। देखो पास पास वाले जिले हैं, हनुमानगढ़ आपकी छोटा है, गंगानगर बड़ा है, चूरू छोटा है, बीकानेर बड़ा है। पहले हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर पहले चूरू, फिर बीकानेर। इनका जो आंकड़े हैं, डाटा है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल आपको जिले याद रखना, पाली, करौली, जयपुर, सिरोही। और अगर न्यूनतम की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, ये याद रख लेना। वापस देखो मैप में, देखो आप अच्छे से समझ आएगा। पाली, करौली, जयपुर, सिरोही, ये देखो मतलब पहला कौन सा है, पाली, दूसरा कौन सा है, करौली, तीसरा जयपुर, चौथा सिरोही। ये पाली, करौली, जयपुर, सिरोही। सबसे ज़्यादा झाड़ी वन कहाँ पे है, पाली में, इतना तो आप याद रख लेना। और दूसरा करौली, तीसरा जयपुर, चौथा सिरोही। अगर बात करें सबसे न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, बाद में गंगानगर, बाद में चूरू और बाद में बीकानेर। ऐसे याद रखना, हनुमानगढ़ छोटा है, गंगानगर बड़ा, चूरू छोटा, बीकानेर बड़ा, ऐसे याद रखना। या आप ऐसे याद रखो तो ये से बना लेना, यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना। कैसे बना सकते हो आप, इस प्रकार से याद रखना, आप डाटा याद रहेंगे अच्छे से। अगर ऐसे आप रटने बैठ गए ना तो आपको कभी याद नहीं होंगे ये डाटा, तो इस प्रकार आपको याद रखना। अब सर्वाधिक बढ़ोतरी और सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हैं, तो अगर आप पूरी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें 19 जिले ऐसे हैं जहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पे वन क्षेत्र में कमी दर्ज की है। इस बार ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ पे ना वृद्धि हुई हो ना कमी हुई हो, मतलब 0% रही हो बढ़ोतरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 19 जिले हैं जहाँ पे वृद्धि है, 14 जिलों में कमी दर्ज की गई। 19 जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो पहला जिला आता है आपकी जो रिपोर्ट आती है वो कैपिटल लेटर से आती है, जैसे घटते हुए बढ़ते हुए क्रम से नहीं आती, कैपिटल लेटर से आती है, अजमेर से शुरू होती है और आपकी लास्ट में ABCD इस प्रकार से आती है। तो पहला जिला है अजमेर, ऊपर अजमेर लिखा हुआ था, 26.45% वहाँ पे वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा। फिर पाली, बीकानेर, नागौर, ये 4 क्षेत्र है जहाँ पे वृद्धि और भी है। 19 जिले हैं, उनमें से जो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो पहली हुई है अजमेर में, दूसरी पाली में, तीसरी बीकानेर में, चौथी नागौर में। इसमें अगर सर्वाधिक कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी हुई जालौर में, 32.46% वन घट गए हैं जालौर में। उसके बाद करौली में कमी हुई है, उसके बाद सिरोही में, उसके बाद बाड़मेर में। अगर वृद्धि की बात करें तो अजमेर में, पाली में, बीकानेर में, नागौर में। पहले स्थान है बढ़ोतरी में अजमेर, दूसरा पाली, तीसरा बीकानेर, चौथा नागौर। अगर सर्वाधिक कमी की बात करें तो पहला जालौर, दूसरा करौली, तीसरा सिरोही, चौथा बाड़मेर। ये 4 क्षेत्र है जहाँ पे कमी दर्ज गई है क्रम के अनुसार, याद रखना इनका, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, जालौर, करौली, सिरोही और बाड़मेर। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन मैंने बता दिया 9.60%, जो कि 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर है। अब जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसके आधार पर, जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उनके आधार पर, कानूनी का प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर जो वन को 3 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित वन है, एक रक्षित या संरक्षित वन है, एक अवर्गीकृत वन है। जो आरक्षित वन है वो है 37.05%। ये रिजर्व है, इस पर ना तो पशुओं की चराई करा सकते हैं, न ही हम पेड़ पौधों को काट सकते हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। लेकिन रक्षित और सुरक्षित वन होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब आंशिक रूप से प्रतिबंधित होते हैं, और ये अप्रतिबंधित होते हैं, मतलब इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप वन भी काट सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं और आप पशु भी चरा सकते हैं। जो अवर्गीकृत वन, रक्षित या सुरक्षित वन कौन से होते हैं, जिन पर आंशिक प्रतिबंधित होता है, मतलब राज्य सरकार की अनुमति से आप लकड़ी काट सकते हैं या लकड़ी नहीं काट सकते, राज्य सरकार की अनुमति से आप पशु धारण करवा सकते हैं। आरक्षित वन में आप ना तो पशु धारण करवा सकते हैं ना आप लकड़ी काट सकते हैं। तो देखो इसका क्षेत्र है पहले जो है प्रतिशत है वो 37.05%, इसका जो है वो 56.49% और इसका जो है 6.46%। ये जो कुल 32,864 है इसमें ही है। क्षेत्र कितना है, तो ये 12,176.24, ये 18,564 और ये 2,123.96 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पे है, उदयपुर में। सबसे ज़्यादा रक्षित है संरक्षित वन कहाँ पे है, 12 में। और अवर्गीकृत वन कहाँ पे है, तो ये आपके बीकानेर में।
तो याद रखना उदयपुर, बारां और बीकानेर। आरक्षित वन उदयपुर में, रक्षित वन रक्षित वन बारां में और अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर में। ये आपके डाटा है, इतने ही है। आपको जो वापस एक बार मैं बता देता हूँ, याद रख लेना अच्छे से। वीडियो तो बड़ा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार। उदयपुर सर्वाधिक, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां, ये क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों का क्रम है। ठीक है, अगर बात करें प्रतिशत के आधार पर तो यूपीएससी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और छी को करौली मत पढ़ना, चूरू मत पढ़ना, करौली पढ़ना है, क्योंकि चूरू में तो सबसे कम, आपको भी पता है इतना तो। अब बात करें सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में, फिर गंगानगर में। अगर बात करें प्रतिशत के आधार पर तो सबसे कम है प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जोधपुर में, फिर चूरू में, फिर जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, और हनुमानगढ़ और नागौर में बराबर है। ये हो गया। अब ये जो मेन आंकड़े हैं वो आपको मैं बता दिए हैं। अब आप देख लेना, आपके हिसाब से पूरे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप मैं बता रहा हूँ उस टाइप से आप अगर याद रखोगे तो आंकड़ों आपके भार नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा याद करने का। आप कॉम्बिनेशन बिठाओ। रीजनिंग क्या होती है, यही तो होती है, तरक आप लगाओ, जो आप रीजनिंग करते हो वैसे करना सीखो आप इनको, ताकि आपको आंकड़े जल्दी याद होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगेगा जो मुझे इंपॉर्टेंट है, अब आप ऐसे कमेंट मत करना सर ये टॉपिक कराओ, ये टॉपिक कराओ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पूरे टॉपिक आपको नहीं करवा सकता। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि ये टॉपिक मुझे कराना चाहिए, आपके कहने से नहीं, जो मुझे लगेगा कि ये टॉपिक आपके लिए शायद मैं बेटर कर सकता हूँ इस टॉपिक में और करवाना चाहिए, तो मैं आपको करवा दूंगा। और आप कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे सर पूरा टॉपिक बता दो, तो पूरा टॉपिक 1 वाला टॉपिक है जो आप आपकी गाइड में लिखा हुआ है, या आप आपके जो टीचर से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो। यहाँ मैं आपको बस नवीनतम आंकड़े बता रहा हूँ ताकि विद्यार्थी आंकड़े चेंज कर सके, नए आंकड़े लिख सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एमएस पे, आप आंकड़े उतार लेना, बाकी पीडीएफ वगैरह की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। धन्यवाद।